गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? चलिए। तो मैं कुछ नहीं, मैं कहीं गया नहीं था। एक्चुअली कल थोड़ी तबीयत खराब थी, आज भी थोड़ी खराब है, बट ठीक है, अभी कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के कुछ मैसेजेस देख रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि रात में 2:30 बजे से ही क्लास स्टार्ट हो गई है। ये क्लास अभी स्टार्ट हुई है। और हम लोग हर दिन 8 बजे से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसको लेकर मुझे एक स्टोरी याद आई। बहुत पहले की बात है, लाइक आई थिंक 2003, 4 या 5 के आसपास की स्टोरी हो। और उस समय एक रेडियो स्टेशन काफ़ी फेमस हुआ करता था, अभी भी शायद होगा, बट अब रेडियो ही इतना फेमस नहीं। तो एक बीबीसी रेडियो स्टेशन था, तो उसके कुछ प्रोग्राम्स थे। और उन प्रोग्राम्स में एक बार कभी बोला गया, बहुत पहले सुना था तो इतना क्लियरली याद नहीं है, बस एक चीज़ उसकी याद है। उन लोगों ने कभी सोचा था, जैसे इंग्लैंड में या यूएस में या बाकी जगहों पे भी काफ़ी ज़्यादा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में एक मनगढ़ंत कहानियां जो है वो चला करती है। तो ठीक वैसे ही एक मनगढ़ंत कहानियां थी। कोई एक महल था जिसके बारे में बोला जाता था कि वो एक तरीके से हॉन्टेड हाउस है, भूतिया महल है। तो बीबीसी ने सोचा कि चलो इस सच का इसका हम पर्दाफाश करते हैं कि लोगों के बीच में ये भ्रांति है, और इसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग अपना रेडियो स्टेशन का जो इंटायर सेटअप है वो लेकर चले गए उस महल में। और ये स्टोरी है, अब कितनी सच्चाई है उसमें मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा स्टोरी था बीबीसी की तरफ से कि वो चले गए वहाँ पे। और रात में जब सारा कार्यक्रम उनका बंद हो गया, उसके बाद रात में 12 बजे या 1-2 बजे के आसपास में ऑटोमेटिक उनका जो रेडियो स्टेशन है वो चलने लगा। और अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में उनका जो रेडियो स्टेशन का जितना भी सेटअप था, जो भी डिवाइसेस थे, वो सभी ऑटोमेटिक ऑपरेट होने लगे। और फिर वहाँ पे जो लोग रुके हुए थे वो रात में वहीं से तुरंत निकल लिए, और उसके बाद सोचे कि नहीं, अब इधर लौट कर आना नहीं है, कि क्या सच है क्या नहीं है, उसका पर्दाफाश करने की जरूरत नहीं है। उनको नहीं मालूम कि वहाँ पे कुछ था या नहीं था, बट उनका भी लगभग वही 2-2:30 बजे के आसपास में स्टार्ट हो गया था प्रोग्राम ऑटोमेटिकली। तो आप लोगों की भी क्लास 2-2:30 बजे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई है। इसमें उसका कोई रोल नहीं है, बस उनकी भी एक स्टोरी थी। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने कोशिका के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने दो चीजों के बारे में मेनली डिस्कस किया था। एक थी पादप कोशिकाएं, प्राणी कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। सेल के टॉपिक में अब हमारे पास एक और टॉपिक जो बचा हुआ है क्लासिफिकेशन का, या फिर जो वर्गीकरण का एक और टॉपिक जो बचा हुआ है, वह है स्टेम सेल, सोमैटिक सेल और जर्म सेल का। मीन्स एक तो हो गई हमारी देहिक कोशिकाएं, एक सोमैटिक कोशिकाएं, और साथ ही साथ यौन कोशिकाएं। ठीक है? तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग सेल का एक ये जो एक क्लासिफिकेशन है, जो लास्ट वाला जो ये क्लासिफिकेशन है सेल के वर्गीकरण में, इससे संभावना है कि क्वेश्चंस पूछे जाए। हालांकि पहले भी पूछे गए हैं इसको लेकर, लेकिन अभी भी और पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि स्टेम सेल आज के डेट में काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा चर्चा में बना रहता है। तो इस पर सवाल पूछने की जो गुंजाइश है वो काफी ज्यादा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोशिकाओं की, तो कोशिकाओं के अगर हम विभाजन में बात करें, और अभी हम लोग मानव शरीर के बारे में जनरली बात कर रहे हैं, तो इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, या फिर दैहिक कोशिकाएं, दैहिक कोशिकाएं। और दूसरा हमारी जर्म सेल, जर्म सेल, या फिर यौन कोशिकाएं, यौन कोशिकाएं। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो दैहिक सेल और यौन यौन कोशिकाएं, या जर्म सेल और सोमैटिक सेल। तो हम अपने पूरे शरीर के जो भी सेल्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली दो हिस्सों में। हमारे बॉडी का जो अधिकतर कोशिका है, हमारे शरीर की, जो हमारे मानव शरीर की
जो अधिकतर कोशिकाएं हैं उनको हम सोमैटिक सेल या दैहिक कोशिकाओं के रूप में जानते हैं। जैसे मान लो आपके स्किन की जो कोशिका हो गई, आपके मस्तिष्क की जो कोशिका हो गई, आपकी रक्त कोशिकाएं जो हो गई, ये सभी चीजों को हम सोमैटिक सेल के रूप में जानते हैं। अब सोमैटिक सेल की खास बात क्या होती है कि इनका एक अपना खास कार्य जो है वह पहले से निर्धारित होता है। जैसे रक्त कोशिकाओं में भी आप देखोगे, रक्त कोशिकाओं में हमारे पास अलग अलग कोशिकाएं हैं, जैसे कि लाल कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल का काम क्या है कि वह ऑक्सीजन को एक तरीके से हमारे फेफड़ों से लेकर शरीर के जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम करती है लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक वैसे ही स्किन की जो कोशिकाएं हैं उनका काम है मिलकर वो स्किन को बनाती है, और स्किन हमें बाहरी जो भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बाहर में जो भी जीवाणु है, रोगाणु है, या फिर उनसे संबंधित धूल, जो भी चीजें हैं उन सभी से बचाने का काम करती है। एक हमारे बॉडी को एक लेयर प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन की, एक कवच के रूप में हमारे शरीर के लिए काम करती है। ठीक वैसे ही हमारे हृदय की जो कोशिकाएं हैं उन सभी का अपना रोल है, किडनी की कोशिकाएं हैं उन सभी का रोल है। तो इन सभी को एक सोमैटिक सेल के रूप में क्लासिफाई किया गया है, इन सभी को सोमैटिक सेल के रूप में क्लासिफाई किया गया है। और इनमें जो जितने भी पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो सभी होते हैं। जैसे हमारे मानव शरीर में जो 23 जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र के क्रोमोसोम्स के, वो सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मानव शरीर के बारे में तो इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स और बाकी चीजें क्या है। तो जो हमारे मानव शरीर में जो 23 एक तरीके से गुणसूत्र हैं वो सभी या क्रोमोसोम्स जो है वह सभी इस सोमैटिक सेल में 23 पेयर यानी कि 23 जोड़ा यह सभी इनमें मौजूद होता है, यानी 46 गुणसूत्र इसमें मौजूद होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। वहीं पे अगर हम बात करें जर्म सेल की या यौन कोशिकाओं की, तो यह पुरुष और महिला में अलग अलग होता है, पुरुष और महिला में अलग अलग हो पाया जाता है। और इसमें सिर्फ आधा जो है, आधा गुणसूत्र मौजूद होता है, यानी यहाँ पे सिर्फ 23 मौजूद होगा, वहां पे 23 पेयर है, यानी कि 46 हो गए टोटल, और यहाँ पर सिर्फ 23 पाया जाता है। तो हमारे शरीर के जो भी कोशिकाएं हैं उनको एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। हमारे शरीर के अंदर में जो भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को दो हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है सोमैटिक कोशिका या दैहिक कोशिकाएं। हमारे शरीर के लगभग जितनी भी कोशिकाएं आपको नजर आती है या नहीं भी नजर आ रही हैं वो सभी हमारी सोमैटिक कोशिकाएं या दैहिक कोशिकाएं हैं। इन सभी का अपना एक खास कर्तव्य होता है, वह उस काम को करते हैं, और उनमें 46 गुणसूत्र जो है वह मौजूद होते हैं। दूसरी होती है यौन कोशिकाएं, और यौन कोशिकाओं का काम क्या है कि यह प्रजनन में हिस्सा लेती है, यह प्रजनन में हिस्सा लेती है। पुरुष यौन जो कोशिकाएं होंगी और जो महिला यौन कोशिकाएं होंगी उनके मिलन से प्रजनन होगा और फिर नए बच्चे का जन्म होता है। तो ये हो गई हमारे शरीर की दो महत्वपूर्ण कोशिकाएं। अब एक चीज याद रखना कि मान लो सोमैटिक सेल की अगर हम बात करें, जैसे हमने एक बात की आरबीसी की, आप सभी को मालूम है रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। अब ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं आप सभी को मालूम है कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कोशिकाएं जो है वो डिवाइड करती है, विभाजित होती है। तो रेड ब्लड सेल जब भी डिवाइड करेगी वह रेड ब्लड सेल्स को ही बनाएगी, यानी कि यहाँ पे भी आरबीसी बनेगा, यहाँ पे भी आरबीसी बनेगा। ऐसा नहीं कि रेड ब्लड सेल से हमें WBC मिलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो यहां से कभी भी आरबीसी के जगह पे WBC आए इसकी संभावना नहीं है। आरबीसी जो है वो हमेशा आरबीसी को ही जन्म देगा। तो इन सभी का अपना एक खास रोल है, वो एक खास तरीके के कोशिका को विभाजित करके बनाने का काम करती है। तो ये हो गए दो तरह के कोशिकाएं जो हमारे शरीर में पाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम शरीर के कोशिकाओं को एक और हिस्से में विभाजित कर सकते हैं, और उस हिस्से का नाम है स्टेम सेल। उस हिस्से का नाम है स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल कोशिका या स्टेम कोशिका क्या होती है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्टेम कोशिका क्या होती है इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो सोमैटिक सेल है इनका अपना एक काम है, ये जो दैहिक कोशिकाएं हैं इनका अपना एक कार्य होता है, वो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। जो यौन कोशिकाएं हैं उनका भी एक कार्य होता है, वो अपने कार्य को निभा रहे होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जिनका कोई खास कर्तव्य या रोल वहां पे नहीं है।
कैसे कर्तव्य नहीं है, जैसे आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है उनका एक काम हो गया, व्हाइट ब्लड सेल जो हो गए यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं हो गए उनका अपना एक काम हो गया, जो स्पर्म सेल हो गए या ओवम हो गया या एग हो गया या अंडा हो गया उसका अपना एक काम है। तो इन सभी का काम जो है वो पहले से निर्धारित है कि उनको किस काम के लिए बनाया गया है। लेकिन जो स्टेम कोशिकाएं होती है, जो स्टेम सेल होती है, इन स्टेम कोशिकाओं का कोई अपना खास कर्तव्य या रोल नहीं होता, इनका कोई बॉडी के अंदर में कोई रोल नहीं होता, फिर भी यह बॉडी में मौजूद होते हैं। तो अब हमने देखा है कि मानव शरीर जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि जिस चीज का काम नहीं है उसको वो बाहर कर देते हैं। तो फिर आखिर ये स्टेम कोशिकाएं वो हमारे शरीर में आखिर कर क्या रही है, स्टेम कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर मौजूद क्यों है? अब देखो, स्टेम कोशिकाओं का अपना एक कार्य होता है, और उनका कार्य क्या है कि मान लेते हैं कि सपोज करो कि कोई एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण उसके मसल्स जो है, जैसे मान लेते हैं कि मसल्स जो है, जो पैरों की जो मांसपेशियां है वो एक तरीके से वहां से गायब हो गई, एक्सीडेंट हुआ तो वहां से निकल गई, बाहर चली गई या सड़ गई, हटाना पड़ा। तो अब एक एक ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मांसपेशियां जो है वो वहां से खराब हो गई या हटा देनी पड़ी, तो अब उसके जगह पे उसको नई मांसपेशियों की जरूरत होगी। अब शरीर का जो अपना प्रोसेस है मांसपेशियों को बनाने का वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमा धीमा चलेगा, उतने मांसपेशियों को बना पाना और उसको रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस केस में अब हमारे पास एक विकल्प होता है, और उस विकल्प का नाम है स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं का काम क्या होता है कि वह अपना किसी एक, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक स्टेम कोशिका है, तो इस स्टेम कोशिका के माध्यम से हम चाहे तो आरबीसी को भी बना सकते हैं, हम चाहे तो व्हाइट ब्लड सेल को भी बना सकते हैं, हम इसमें चाहे तो प्लेटलेट को भी बना सकते हैं, हम इसमें चाहे तो बाकी जो अनेक कोशिकाएं हैं उनको भी बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो एक स्टेम कोशिका से हम अलग अलग टाइप के कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, या कोशिका जो है, जब स्टेम सेल हमारे बॉडी के अंदर होती है तो वह भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने का काम करती है। कि मान लो कभी हमारे शरीर के अंदर में रक्त कोशिकाओं की कमी हो गई, कभी हमारे शरीर के अंदर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो गई, और जब हमारा शरीर रिकवरी मोड में आता है, जब हमारा शरीर रिकवरी मोड में आता है तो फिर उस समय क्या होगा, यह जो स्टेम सेल है, यह जो स्टेम कोशिकाएं हैं वह स्वतः चालू हो जाएंगी ब्रेन के निर्देश के अनुसार, मस्तिष्क के निर्देश के अनुसार, और उसके बाद वह लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करेगी। मान लेते हैं हमारे शरीर के अंदर में श्वेत रक्त कोशिकाएं वो खत्म हो गई तो उसको बनाने का काम करेगी। अगर कहीं पे मांसपेशियां कम हो गई है, या मांस को बनाने वाले जो कोशिकाएं हैं वह कम हो गए हैं, मसल सेल कम हो गए हैं, तो मसल सेल को, मसल कोशिकाओं को बनाने का काम करेगी स्टेम सेल। तो हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, बोन मैरो से लेकर मसल्स के अंदर, हमारे बॉडी के अनेक भागों में ये स्टेम कोशिकाएं जो है वो मौजूद होती हैं। नॉर्मली इनका कोई काम नहीं होता, ये इनएक्टिव होती है, इनका कोई रोल नहीं होता, ये उसी तरीके से पड़ी रहती है, हमारे बॉडी में सिर्फ मौजूद रहती है, कोई कार्य नहीं करती। लेकिन जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो ये वो डिपार्टमेंट है कि बॉडी को जब जरूरत पड़ी तब वह जाकर एक्टिवेट हुआ और काम करना स्टार्ट किया। तो यह स्टेम कोशिकाएं होती हैं। जैसी बॉडी की जरूरत है, जैसे शरीर की जरूरत है, उनके अनुसार वह काम करना स्टार्ट करती है, और फिर हमारे बॉडी के अंदर में उन कोशिकाओं की पूर्ति करती है जिसकी जरूरत हो। तो ये काम है स्टेम कोशिकाओं का। अब इसी चीज को देखकर आपको एक चीज और मालूम चलेगा कि यही स्टेम कोशिकाएं जो है उसका इस्तेमाल आज के समय में स्टेम कोशिका थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आपको बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में पढ़ना भी होगा आगे, या फिर शायद आपने पढ़ा होगा कि स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, इसके क्या क्या यूजेज है। जैसे किसी की मांसपेशियां अगर खत्म हो गई है, स्किन खत्म हो गया है, या इसकी मदद से, इवन अगर हम बात करें तो इसकी मदद से, इसकी संभावनाएं इतनी है कि इसकी मदद से हम एक नया हृदय जो है वह बना सकते हैं, इसकी मदद से हम नए फेफड़े को बना सकते हैं, नए मस्तिष्क को बना सकते हैं। इवन अगर पूरी इजाजत हो तो स्टेम कोशिकाओं की मदद से एक पूरा का पूरा मानव जो है, मानव शरीर जो है वह निर्मित किया जा सकता है। तो स्टेम कोशिकाओं में इतनी क्षमता होती है। स्टेम कोशिकाओं का भी हम अलग अलग तरीके से विभाजन कर सकते हैं, जो आप आगे भी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट, इस टाइप के आपको
जो अलग अलग तरीके के जो स्टेम कोशिकाएं हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। जब आप स्टेम सेल थेरेपी पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में तो वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। आई होप आपको क्लियर है कि ये 3 कोशिकाएं क्या क्या होती है। आई होप आप लोगों को तीनों क्लियर है। इससे कैंसर, देखो कैंसर एक अलग बीमारी है, कैंसर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैंसर एक अलग बीमारी है, वो स्टेम कोशिकाओं से हो ऐसा जरूरी नहीं, वो किसी भी कोशिका से हो सकती है। फिर बाहर से ब्लड क्यों लेना पड़ता है? देखो जरूरी नहीं कि ये स्टेम कोशिकाएं सभी चीजों की पूर्ति कर पाए, और जब इमीडिएट चाहिए होता है तो इसको भी बनने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए बाहर से ब्लड लेना पड़ता है। हाँ, क्लोनिंग भी इससे की जा सकती है, क्लोनिंग भी इससे की जा सकती है। सोमैटिक कोशिका की बात करें या दैहिक कोशिका की बात करें तो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको हम सिंपली सोमैटिक कोशिका बोलते हैं। सोमैटिक कोशिका के नाम से इनको हम जानते हैं। अब देखो, जैसे कि हमारे स्किन का जो कोशिका है, या हमारे आंखों की जो कोशिका है, हमारे मस्तिष्क की जो कोशिका है, ये सभी हमारी दैहिक कोशिकाएं हुई या सोमैटिक कोशिकाएं हुई। मैं आपको एक चीज यहीं पे ऐड कर देता हूं, कई बार लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। जो स्टेम कोशिका है, स्टेम कोशिका जो है इसको भी अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक हिस्सा होता है सोमैटिक स्टेम सेल। एक हिस्सा जो है वो बोलते हैं सोमैटिक स्टेम सेल, यानी कि दैहिक स्टेम कोशिकाएं, और दूसरा होता है एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी कि भ्रूण एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिकाएं, यानी कि भ्रूण स्टेम कोशिकाएं। तो भ्रूण स्टेम कोशिकाएं और साथ ही साथ दैहिक स्टेम कोशिकाएं, यह दोनों भी मौजूद होती हैं। जो हमारे, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो पाया जाता है स्टेम कोशिका, उसको सोमैटिक स्टेम कोशिका बोला जाता है। और जो भ्रूण में पाया जाता है, जब नवजात शिशु जो होता है वो मौजूद होता है, तो जो भ्रूण में मौजूद होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका। तो ये जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका जो है वो बहुत ही ज्यादा क्षमता, इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, वो पूरे बॉडी को बना सकता है, पूरे एक मानव शरीर को बना सकता है। वहीं पे जो सोमैटिक स्टेम सेल होता है, यानी कि दैहिक स्टेम कोशिकाएं, इनकी एक क्षमता होती है कि 5-6 अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, उनको बना सके। ये 5-6 अलग अलग टाइप के सेल्स को बना सकती है, ये लगभग हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को बना सकती है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी होता है, एक हो गई हमारी सोमैटिक स्टेम सेल, दूसरी हो गई एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी कि दैहिक स्टेम कोशिकाएं और भ्रूण स्टेम कोशिकाएं। तो इन दोनों को भी आप याद रखना। और साथ में सोमैटिक कोशिका मींस दैहिक कोशिकाएं जो भी हैं, उन सभी को हम सोमैटिक कोशिका या सोमैटिक सेल के रूप में जानते हैं। चलिए अब आते हैं इससे आगे। आज से जो हमें टॉपिक देखना है सेल के बाद, सेल के बाद जो हमें टॉपिक देखना है वह है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसमें क्या क्लासिफिकेशन देखना है, एक सेकंड। देखो, हमें जो क्लासिफिकेशन देखना है, अब हमें पौधे और पशु साम्राज्य के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को देखना है। वर्गीकरण में पहले जनरली क्या था, पहले सिस्टम यह था कि पूरे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी जीव जंतुओं को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता था, कि या तो वो पौधे हैं या फिर पशु है। उनको या तो पौधे या पशु के रूप में ही गिना जाता था। लेकिन बाद में और इसको विस्तार किया गया और विस्तार किया गया, और विस्तार करके फिर इसकी अलग अलग श्रेणी जो है वह बनाई गई। और इस श्रेणी को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में, मींस आज से लगभग आप सोच सकते हो 55 साल पहले, लगभग 55 साल पहले इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण की बात की। और इसके तहत जो भी जीव जंतु मौजूद है, जो भी जीव जंतु मौजूद है, उनको 5 अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है। और वो 5 श्रेणियां कौन सी है? उन 5 श्रेणियों का नाम दिया गया। पहला जो नाम था वो था मोनेरा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, देखो इसको इंग्लिश में फंगी भी बोलते हैं, अगर आप देखोगे तो जनरली इसको इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन है वो फंगी है।
बट एनसीईआरटी जो है वह इसको हिंदी में फंजाई लिखता है। एनसीईआरटी की बात करें जिसको हम लोग यूपीएससी के लिए जनरली फॉलो करते हैं, तो वह इसको हिंदी में फंजाई लिखता है। कई जगह पे आपको फंगी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का आप अगर एग्जैक्ट उसका आप प्रोनाउंसिएशन देखते हो तो फंगी कहलाता है, लेकिन अगर आप हिंदी के अनुसार एनसीईआरटी के बुक को देखते हो तो उसको फंजाई कहा जाता है। तो 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई और एनिमेलिया। यह 5 सिस्टम बनाया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फंगी, प्लांटेई और एनिमेलिया। यह 5 किंगडम 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। सभी जीवों को, जो भी जीव है उन सभी को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, इसको आप समझने की कोशिश करना। 2 जगहों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसे हमने 5 किंगडम देखा, 5 किंगडम में सबसे पहले हमारे पास आया मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। इसके साथ साथ हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे कि लेट अस से प्लांटेई और एनिमेलिया। इसमें सबसे कम सवाल जो है वह आएगा एनिमेलिया पे। एनिमेलिया पे सवाल पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। जहां से सवाल पूछा जा सकता है वह ये 3 किंगडम है। इन 3 किंगडम के बारे में जनरली हम लोग कम जानते हैं। प्लांट और एनिमल के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। प्लांट और एनिमल के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्लांट क्या होते हैं, एनिमल क्या होते हैं। पौधे और पशु के बीच का अंतर आपको मालूम है। कहां पे नहीं मालूम है वो है ये 3, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। और इसीलिए इन तीनों को हम लोग एक बार में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इन तीनों को रफली एक ब्रॉडली समझ जाते हैं कि इन तीनों में आखिर अंतर होता क्या है, और फिर हम लोग इनके डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो किंगडम है वो है मोनेरा। मोनेरा की बात करें तो आप सिंपल याद रखना, पहला जो किंगडम है, पहला जो जगत है वह है मोनेरा। और मोनेरा में हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। जो भी जीवाणु हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, उन सभी को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। और इस किंगडम में सिर्फ एक ही चीज है, इस किंगडम में सिर्फ एक ही चीज है, वह है बैक्टीरिया। इस किंगडम का एक सिंगल एंटिटी है। जनरली एक दो छोटे मोटे होंगे, बट जो मेन इसका एंटिटी है वह है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग होती हैं, बट मेनली इसमें याद रखना यह मोनेरा किंगडम हमारा उन जीवों का है जो बैक्टीरिया है। अब एक चीज और याद रखना, इस मोनेरा किंगडम में जो अलग अलग जो जंतु पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वह सभी प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं। आप सभी ने प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मींस ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर में जो केंद्रक है वह किसी आवरण में जो है वो बंधा हुआ नहीं होता, वह सीधा सीधा हमारे कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है उसी में बिखरा हुआ मौजूद होता है। तो इसके अंदर में केंद्रक या जो आनुवांशिक सामग्री है उसको किसी आवरण से इनक्लोज नहीं किया जाता या किसी की बाउंड्री से बांधा हुआ नहीं है। या फिर आप बोल सकते हो कि केंद्रक जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद नहीं होता, सिर्फ आनुवांशिक सामग्री होती है जो कोशिका के अंदर बिखरी हुई होती है। तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का एक ग्रुप है जिसको हम मोनेरा के नाम से जानते हैं। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी आती है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब है वो सभी यूकैरियोटिक। अब यहां पे हमने बात किया प्रोकैरियोटिक की, दूसरा जो है वह यूकैरियोटिक है। अब बैक्टीरिया के अलावा बाकी जो भी आपको ऐसे छोटे जीव जंतु दिखाई देते हैं, बैक्टीरिया के अलावा जो भी आप सोचते हो, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आती है दूसरे किंगडम में जिसको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। बस यहाँ पे एक मेन अंतर क्या है कि ये जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वाले हैं और यह यूकैरियोटिक कोशिकाएं वाले हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर में अब जो केंद्रक है वह एक आवरण से घिरा हुआ होगा और उस आवरण के अंदर में ही आनुवांशिक सामग्री मौजूद होगी। तो ये हो गई दूसरी क्लासिफिकेशन। मेनली आपको यहीं पे कंफ्यूजन होता है मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा का याद रखना सिर्फ बैक्टीरिया, सिर्फ जीवाणु,
और बाकी जो भी सामग्री, बाकी जो भी जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं छोटे छोटे जो भी होंगे, वो सभी को आप डाल देना सीधा प्रोटिस्टा में। और तीसरा जो ग्रुप है, तीसरे ग्रुप का आपको नाम ही से क्लियर होगा, यह एक तरह के जंतुओं का या एक तरह के जो हमारे यहाँ जीवित जो प्राणी पाए जाते हैं उनका ग्रुप है, और यह है फंजाई का ग्रुप। फंजाई इतने ज्यादा मौजूद है, इतनी ज्यादा संख्या में है कि उनका अपना एक अलग किंगडम है, उनका अपना एक अलग किंगडम है। फंजाई की अलग अलग तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उन सभी का अपना एक किंगडम है और उसको हम फंजाई किंगडम के रूप में जानते हैं। तो फंजाई किंगडम में और कोई नहीं आएगा, फंजाई किंगडम में सिर्फ फंजाई है। और ऊपर जो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में बाकी जो भी आपके छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो सभी प्रोटिस्टा में आ गए। और फिर अब प्लांट और एनिमल के बारे में तो आपने बचपन से पढ़ा है कि जो जनरली फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उनको हम प्लांट किंगडम में रखते हैं। इनके जो ब्रांचेज हैं, स्टेम्स हैं, वो सभी चीजें मौजूद होती हैं। तो ये प्लांट है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे हमारे पास मिलेंगे जो कीट मकोड़ों को भी खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं। और साथ ही साथ एनिमल के बारे में भी आप जानते हो कि एनिमल का मतलब यहाँ पे वो सभी जो मल्टी सेलुलर या ऑर्गन सिस्टम वाले जो है वो हमारे एनिमेलिया किंगडम के हिस्सा हो गए। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, बट मेनली इन तीनों को याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह किस किंगडम से बिलोंग करते हैं या किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो पूरे पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड नहीं, हम पूरे पृथ्वी की बात करते हैं। पूरे पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है, जो भी जीव जंतु हैं, उनको 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जीव जंतुओं को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक प्लांट और एनिमल को तो आपने बचपन से सुना होगा कि एक पौधे होते हैं, एक पशु होते हैं। पौधों और पशुओं के अलावा 3 अलग अलग किंगडम है, 3 अलग अलग जगत है। और उसमें एक जगत है फंजाई का, जिसमें सिर्फ फंजाई जो है वह मौजूद है। एक जगत है मोनेरा का, मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है, जीवाणु मौजूद है। और एक दूसरा है प्रोटिस्टा, जो बाकी छोटे छोटे जीव हैं उन सभी को इसमें रखा गया है प्रोटिस्टा ग्रुप में। तो ये 5 ग्रुप क्लासिफिकेशन है जिनके बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सभी के क्लासिफिकेशन और इन सभी के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा मोनेरा। मोनेरा के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, और अगर आप सिर्फ इसको याद रखते हो तो आपको बाकी किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक टेबल याद रखना, आपको बाकी सभी चीजें याद रहेंगे। पहला है हमारा मोनेरा, और मोनेरा में अगर हम कोशिका के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अब इसमें कोशिका भित्ति जो है वह मौजूद होती है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। अब यहाँ पे कोशिका भित्ति जो है वह मौजूद है, यानी कि सेल वॉल जो है वह मौजूद होती है। और इसके अंदर जो सेल वॉल है वह सेलुलोज के साथ बना होता है। सेलुलोज, एमिनो एसिड, इन सभी से मिलकर बना हुआ होता है हमारा इसका सेल वॉल। दूसरा, इसके अंदर में केंद्रक झिल्ली की बात करें, यानी कि क्या इसके अंदर में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक का मतलब आपका न्यूक्लियस और झिल्ली का मतलब मेम्ब्रेन, तो क्या इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? हमने देखा यह प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक होने का मतलब है इसके अंदर में केंद्रक जो है वह परिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसका कोई आवरण नहीं है, तो यहाँ पे अनुपस्थित होगा। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो बॉडी है वह कितनी बड़ी बॉडी है या छोटी बॉडी है, क्या इसका जो साइज है वो छोटा या बड़ा है, क्या साइज है इसका, तो यह कोशिकीय होता है। मींस यह 1-2 कोशिका से बना हुआ हमारा सब्सटेंस है, यूनिसेलुलर या फ्यू मल्टी सेलुलर के रूप में आप इसको जान सकते हो। तो कोशिका के स्तर पे होती है, इसमें कोई अंग या जो पूरा बॉडी है वह डेवलप हुआ नहीं होता, कोशिका के स्तर पर ही मौजूद होती है। इसके साथ साथ अगर हम इसके पोषण की विधि की बात करें, अब देखो ये पोषण की विधि जो है वह मोनेरा किंगडम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मोनेरा किंगडम के जो प्राणी होंगे उसके पोषण की विधि क्या होगी। तो यहाँ पे हम पोषण की बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो स्वपोषी होंगे। स्वपोषी होने का मतलब ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक होने का मतलब कि वह अपना खाना खुद बना सकते हैं।
तो इसमें से कुछ जो है वह स्वपोषी होते हैं, वह रसायन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना बना सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण की मदद से, यानी कि फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बना सकते हैं। और कुछ जो है वह इसमें परपोषी होंगे। परपोषी में होने का मतलब है कुछ इसमें से मृतपोषी होते हैं, मींस डीकंपोजर की तरह काम करते हैं। डीकंपोजर मतलब जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। तो इसमें से कुछ जो है वो मृत जीवी होंगे या मृतपोषी होंगे, और कुछ जो है वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब कि वह दूसरे जीव के अंदर पाए जाते हैं और वहां से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आप देखोगे हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वह हमारे शरीर के अंदर से ही अपना पोषण जो है वो लेते हैं। तो बैक्टीरिया या मोनेरा किंगडम की अगर हम बात करें तो मोनेरा किंगडम के बारे में सबसे पहले हमने देखा यह प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक होने का मतलब इसमें केंद्रक का जो झिल्ली है वह अनुपस्थित होगा, कोशिकीय इसकी संरचना होती है, और इसके साथ साथ इसका भोजन जो है वह या तो स्वपोषी हो सकता है या परपोषी हो सकता है। स्वपोषी दो तरीके से होगा, यानी ऑटोट्रॉपिक दो माध्यम से होगा। एक हो सकता है कि उसने केमोसिंथेसिस किया हो, यानी रसायन संश्लेषण किया हो। दूसरा हो सकता है उसने फोटोसिंथेसिस किया हो या प्रकाश संश्लेषण किया हो। देन इसके साथ साथ हम और इसको देख सकते हैं कि यह परपोषी भी है। परपोषी होने का मतलब है कि यह दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर है। और दूसरे से भोजन ये कैसे ले रहा है? मृत जीवी या मृतपोषी, और इसके साथ साथ परजीवी। मृतपोषी होने का मतलब कि जो ऐसे जीव जंतु हैं जो मर चुके हैं उनके ऊपर यह अपना भोजन जो है वो उनसे प्राप्त करता है, मरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। या फिर परजीवी, यानी किसी दूसरे जीव के अंदर पाया जाता है, वहां से अपना भोजन लेता है। तो ये हो गई हमारी मोनेरा किंगडम। दूसरी जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में मैंने आपको बताया। अब प्रोकैरियोटिक को छोड़ दो, अब बाकी जितने भी हैं, प्रोकैरियोटिक को, मोनेरा को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वह सभी यूकैरियोटिक श्रेणी में आते हैं। यूकैरियोटिक होने का मतलब अब इनका जो सेल है, इनकी जो कोशिका है वह बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी है। इसके अंदर में केंद्रक भी मौजूद है, और केंद्रक जो है वो एक झिल्ली से घिरा हुआ भी है। अब देखते हैं इस प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो प्रोटिस्टा किंगडम में कुछ ऐसे जानवर हो सकते हैं जिसके अंदर में सेल वॉल मौजूद हो, कुछ में नहीं भी हो सकता है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं होगा या होगा ही, कुछ में हो भी सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता है। यानी कि कोशिका भित्ति किसी किसी में मौजूद होगी, किसी में नहीं होगी। दूसरी चीज, क्या इनके अंदर में केंद्रक झिल्ली मौजूद होगी? बिल्कुल मौजूद होगी। अभी हमने देखा यूकैरियोटिक कोशिका है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसकी संरचना कैसी है, क्या ये फुल फ्लेजेड जानवर है? नहीं। यही इसको प्रोटिस्टा और जो एनिमेलिया है या प्रोटिस्टा या प्लांटेई है उससे अलग करता है। इसको कई बार क्या होता है, कई बार इसमें से कुछ को प्लांट किंगडम में भी डिफाइन कर दिया जाता है कि ये प्लांट है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो हमने बोल दिया ये प्लांट है या पौधा है। तो यही यहां पे बात है कि यह जो प्रोटिस्टा है वह कोशिकीय होता है, मींस एक दो सेल से बना हुआ जीव जो है वह हमारा प्रोटिस्टा है। और साथ ही साथ यह स्वपोषी होता है। स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना फूड जो है वह ले सकता है। तो स्वपोषी भी हो सकता है या परपोषी भी हो सकता है। जो भी छोटे छोटे कोशिकीय यूकैरियोटिक जो है उन सभी को हमने एक ग्रुप में डाल दिया और उसका नाम है प्रोटिस्टा। इसके बारे में एग्जाम्पल क्या क्या है उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। तीसरा है फंजाई। फंजाई की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा यह यूकैरियोटिक होगा, इसमें कोई चिंता नहीं है। अब दूसरा, ये इसमें भी केंद्रक झिल्ली जो है वो मौजूद होगी। अब तीसरा, क्या इसमें सेल वॉल मौजूद होगा? आप इसमें याद रखना, इसमें सेल वॉल जो है वह मौजूद होता है, उपस्थित होता है। तो फंजाई को भी याद रखना कि ऐसा नहीं सिर्फ प्लांट सेल में, जो फंजाई का जो सेल है, जो फंजाई का जो कोशिका है उसके अंदर में भी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल मौजूद होता है। कोशिका झिल्ली तो सभी सेल में पाई जाती है, वो चाहे कोई भी सेल हो, लेकिन कोशिका भित्ति कुछ सेल में पाई जाती है, कुछ कोशिकाओं में पाई जाती है जिसमें फंजाई भी है। तो फंजाई में कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका भित्ति जो है वह मौजूद होती है।
इसके साथ साथ इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो यह बहुकोशिक होता है। बहुकोशिक होने का मतलब ये कि अब इसका जो शरीर है वो बहुकोशीय होगा, मीन्स एक सेल से नहीं बना हुआ है, यह मल्टीपल सेल से बना हुआ है। तो मल्टीपल सेल से यह बना हुआ होता है। और साथ ही साथ इसके पोषण की विधि की बात करें, अब देखो पोषण की विधि में यहीं पे फंजाई जो है वो बाकी से अलग है। इन दोनों से कैसे अलग है इसको आप यहां पे देखना। फंजाई जो है वह ज्यादातर परपोषी होंगे और उसमें भी अधिकतर मृतपोषी होते हैं। अधिकतर जो फंजाई हैं वो मृतपोषी होते हैं, मतलब ये कि ये डीकंपोजर होंगे। डीकंपोजर मींस दूसरे मरे हुए जीवों पर पलने वाले या दूसरे मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले। तो ये परपोषी है और उसमें भी मृतपोषी है ज्यादातर। कुछ जो है वह परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं, यानी पैरासाइट के रूप में भी मौजूद हो सकते हैं, कुछ पैरासाइट के रूप में भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर जो है वह मृतपोषी है। ज्यादातर जो है वह मृतपोषी है। तो यहीं पे यह बैक्टीरिया से अलग होता है। बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया में भी बहुत में हमने देखा कि वह मृतपोषी है, बट बैक्टीरिया से अलग कैसे ये, क्योंकि यह बहुकोशिकीय है। बैक्टीरिया जो है हमारा, या मोनेरा किंगडम जो है वह कोशिकीय संरचना होती है, मींस यह एक कोशिका से बना हुआ है। तो ये इसका एक मेन डिफरेंस होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई का। अब देखो देखो ये जो तीन किंगडम है ना, इन तीन किंगडम पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इन तीन किंगडम पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहले भी यूपीएससी ने मींस 2012 से पहले इस पे काफी सवाल पूछे हुए, उसके बाद कम हो गए थे सवाल होने, बट आपको दिख रहा है कि एक रिवाइविंग ट्रेंड है यूपीएससी में, यूपीएससी पुराने पैटर्न पे भी क्वेश्चंस पूछ रही है वापस से। ठीक है, तो इससे सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी प्लांट और एनिमल में आप सभी को मालूम है, प्लांट जो है वो स्वपोषी होता है, एनिमल जो है वो परपोषी होता है, और यूकैरियोटिक होगा, बाकी सभी चीजें कॉमन है। अब देखो, अब हमारे पास सबसे पहला किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा में अगर हम बात करें तो इसमें बैक्टीरिया जो है वह मौजूद होता है। बैक्टीरिया मोनेरा जगत वर्गीकरण का एकमात्र सदस्य है। कुछ लोग और इसमें आर्क बैक्टीरिया और बाकी चीजों को भी जोड़ देते हैं, बट वो बहुत ही सूक्ष्म जीव है तो उसको नहीं काउंट किया जाता है। तो जनरली बैक्टीरिया जो है वह एकमात्र जीव है जो इस मोनेरा किंगडम में पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें, किंगडम मोनेरा जो है इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है कि यह किसी भी तरीके के जो पर्यावरण है उनमें यह रह सकता है। जो प्रतिकूल पर्यावरण है, प्रतिकूल पारिस्थितिकी है, उसमें भी यह पाया जा सकता है। चाहे वह आर्कटिक के नीचे की बर्फ हो, या फिर इवन जो आपका हॉटेस्ट एरिया हो, जो जहां पे आपका लावा वगैरह निकल रहा हो, वहां के आसपास में भी बैक्टीरिया आपको देखने को मिल सकता है। तो बैक्टीरिया इक्वेटर से लेकर पोल तक लगभग हर प्रकार के जो प्रतिकूल वातावरण है, प्रतिकूल पारिस्थितिकी तंत्र है, उन सभी जगहों पर पाया जा सकता है। तो यह इसकी सबसे खास बात होती है मोनेरा किंगडम की। मोनेरा किंगडम की हम लोग और एक बात करें तो मोनेरा किंगडम में आप देख सकते हो कि यह परजीवी के रूप में भी अन्य जीवों के ऊपर मौजूद होती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर में मौजूद होती है, तो वैसे ये पाई जा सकती है। तो ये हो गई हमारी पहली किंगडम। दूसरी जो किंगडम है वह है फंजाई, सॉरी दूसरी जो है वह प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में क्या क्या होते हैं इनको आप देख लो। अमीबा, यूग्लेना, पारामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। तो इस टाइप के जो जीव हैं, इस टाइप के जो जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइआटम, प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड, ये सभी कुछ जीव हैं जो मौजूद होते हैं आपके प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा किंगडम की एक बात करें तो प्रोटिस्टा किंगडम के जो ज्यादातर जीव हैं वह जलीय होते हैं। जलीय होने का मतलब वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी ज्यादातर पानी में रहते हैं। तो इस प्रोटिस्टा किंगडम के जो ज्यादातर जो जीव जंतु हैं वो पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं। तो इस चीज को भी आप यहां पर याद रखना। अब एक चीज देखना, प्रोटिस्टा के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें से अधिकतर जो है, या काफी हद तक काफी जो इसमें से जीव जंतु होंगे वह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होने का मतलब वह प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा करने की क्षमता रखते हैं।
तो कई बार इसमें से जैसे कि डाई एटम है, डाई एटम को आपने देखा होगा, ये जो डाई एटम है, डाई एटम, ये जो डायटम जो है, इसको कई बार जो हमारा मरीन सिस्टम है, जो हमारा मरीन सिस्टम है, यानी कि जो हमारा समुद्री सिस्टम है, उसमें डाई एटम को प्लांट के रूप में काउंट कर लिया जाता है, पौधे के रूप में इसको काउंट कर लिया जाता है। और इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो हमारा ओशियन इकोसिस्टम है, जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, उसमें प्रोड्यूसर में कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिला था, डाई एटम्स और डाइनोफ्लेजलेट्स। डाई एटम्स और डाइनोफ्लेजलेट्स करके दो ऑप्शन था जिसको आपको वहां पे चूज करना था। ठीक है, तो इसमें से जैसे डाई एटम्स जो है वह आप इसमें देख सकते हो प्रोटिस्टा किंगडम का है, और प्रोटिस्टा किंगडम का होने के साथ साथ यह जो है वह स्वपोषी है। स्वपोषी होने का मतलब यह खुद का खाना जो है वो बना सकता है। अभी हाल में ही मीन्स आई थिंक 3-4 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था कि इसमें से जो हमारा जो पानी वाला जो सिस्टम है, जो हमारा मरीन सिस्टम है, मरीन सिस्टम में जो प्रोड्यूसर है वो कौन से होते हैं। तो उसमें आपका आंसर जो था वो डाई एटम वाला था। ठीक है, तो ये अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी आपको मौजूद होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। और प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं वो मुख्यतः जलीय होते हैं, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब आते हैं तीसरे जगत की बात करते हैं, और तीसरा जो जगत है वह है फंजाई का। फंजाई या फंगी जो है वह कहां पाया जाता है। अब देखो, ये नॉर्मली आपको प्लांट की तरह दिखेंगे, ये आपको जनरली प्लांट की तरह दिखेंगे, लेकिन यह प्लांट नहीं होते हैं। क्यों प्लांट नहीं होते? क्योंकि प्लांट के बारे में हम सभी को मालूम है कि प्लांट जो है वह स्वपोषी होते हैं, यानी प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं, और खुद का खाना बनाकर वह इवन दूसरों को खाना देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई खुद का खाना नहीं बनाते, अधिकतर जो है वह मृत पोषी होते हैं, यानी कि जो मरे हुए पौधे हैं या मरे हुए जीव हैं उनके ऊपर में हमें दिखता है फंजाई का ग्रोथ। फंजाई जो है वह उनके ऊपर में ग्रो कर रहा होता है, उनके ऊपर में विकसित हो रहा होता है। और फंजाई की अगर हम बात करें तो यह हवा, पानी, मिट्टी, जानवरों, पौधों सभी जगहों पे पाए जाते हैं। सभी जगहों पे लगभग पाए जाते हैं, मतलब पूरे अगर आप विश्व में देखो तो अलग अलग जगहों पे जैसे बैक्टीरिया पाया जाता है वैसे ही फंजाई भी पाया जाता है। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वह दो मेन प्रकार के मृत पोषी जीव हैं जो बहुत ही कॉमन है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यह वार्म और ह्यूमिड प्लेस में उगना ज्यादा पसंद करते हैं। वार्म और ह्यूमिड प्लेस कौन सा होगा? यानी हमारे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, ट्रॉपिकल क्षेत्र जो है, उन जगहों पर या इक्वेटर के आसपास में ज्यादा हमें पाया जा सकता है। तो ये इसकी एक खास बात है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उन जगहों पर ज्यादातर पाया जाता है हमारा फंजाई। बट इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पे भी, इवन टेम्परेट एरिया में भी पाया जाएगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे पसंद करते हैं। अब आपने देखा होगा इस फंजाई को लेकर यूपीएससी पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रही है। ज्यादातर जो करंट अफेयर्स में जो चीजें रही हैं उनको लेकर, जैसे कि मशरूम को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है यूपीएससी कि मशरूम से आखिर क्या क्या होता है। तो मशरूम के बारे में तो आप बिल्कुल पढ़ ही लेना, जब आप एग्रीकल्चर पढ़ना तो एग्रीकल्चर में मशरूम के बारे में जरूर पढ़ना कि मशरूम के क्या क्या फायदे हैं। आजकल यूपीएससी में जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं हो सकता है उनको मशरूम की सब्जी जो है वो ज्यादा पसंद हो, इसके लिए वो मशरूम पे अधिक फोकस कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक गुच्ची मशरूम जो है वो काफी फेमस हुआ था, और गुच्ची मशरूम पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि गुच्ची मशरूम क्या है, कहाँ पाई जाती है। तो इस तरीके से मशरूम प्रेम अभी चल रहा है यूपीएससी का। अब देखो, अधिकतर फंजाई जो है वो परपोषी होते हैं और मृत सबस्ट्रेट, यानी कि जो डेड सबस्ट्रेट है, जो डेड प्लांट या एनिमल है, जो मृत पौधे या जानवर है, उनके ऊपर में यह उगते हैं। अब इसके साथ साथ ये जो है कई बार जीवित पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं, उनको पैरासाइट या परजीवी भी कहा जाता है। जैसे कई बार आपको देखने को मिलेगा कि मान लो जैसे एक पौधा है, उस पौधे के जड़ों में जो फंजाई है वह भी मौजूद होते हैं। माइकोरिजा जो है माइकोरिजा एक एसोसिएशन है। माइकोरिजा जो है वह एसोसिएशन है, और पौधों की जड़ों के बीच में यह पाया जाता है। मतलब मान लो पौधा है, उसके जड़ है, उसके साथ साथ आपको फंजाई भी मौजूद होगा।
उसी के अंदर में यहाँ पे फंजाई जो है इनके साथ एक पूरा सिस्टम बना लेता है कि थोड़ा उनको खाना जो है वह इससे भी मिलता है, और ये अलग अलग जगहों से न्यूट्रिएंट को लेकर आते हैं। फंजाई जो है वो उनको न्यूट्रिएंट देते हैं, बदले में इनको खाना मिल जाता है। ठीक है, तो देखो यह एक तरीके से पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं कि वो पौधों के जड़ों में जो है वह मौजूद हो सकते हैं, या अलगी के साथ, अलगी और फंगी का एक ग्रुप है जो काफी ज्यादा फेमस है, जिसको हम लाइकेंस के रूप में भी जानते हैं। लाइकेंस के रूप में भी हम इनको जानते हैं। तो ये हमारे सिम्बायोट्स या सहजीवन के रूप में भी रह सकते हैं, पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं, सहजीवन के रूप में भी रह सकते हैं। तो प्लांट के पौधों के अंदर भी जनरली कुछ फंजाई रह पाए जाते हैं। ज्यादातर जो है फंजाई जो है वो आप देख सकते हो कि नॉर्मल ग्रो करते हैं, मतलब कोई भी मृत पौधे हो या मृत पशु हो उनके ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, हवा में, पानी में, सभी जगह पे ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा किंगडम। अब एक चौथा किंगडम है, वो है किंगडम प्लांटेई। किंगडम प्लांटेई, अच्छा एक चीज आप मुझे बताना, इन तीन किंगडम में, ये जो तीन किंगडम हमने देखे प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, इसमें वायरस किस किंगडम में होगा? वायरस को हम किस किंगडम में रखेंगे? वायरस को हम लोग किस किंगडम में रखेंगे? मोनेरा या प्रोटिस्टा? अच्छा एक आंसर है किसी में नहीं। देखो वायरस को मैंने आपको पहले भी बताया था, वायरस को हम लोग एक जीवित प्राणी के रूप में नहीं मानते हैं, और ये जो पांचों क्लासिफिकेशन है वह जीवित प्राणियों का है। यह जो पांचों क्लासिफिकेशन है वह जीवित प्राणियों का है। तो आप खुद सोच कर देखो कि क्या वायरस इसमें से कोई भी एक्टिविटी करता है जो जीवित प्राणी करते हैं? क्या वो ऑटोट्रॉपिक होता है या हेट्रोट्रॉपिक होता है? तो ना तो वो ऑटोट्रॉपिक है, ना ऐसा कोई है, उसका कोई सेल का स्ट्रक्चर ही तो नहीं है, उसके कोशिका की कोई संरचना ही तो नहीं है, सिर्फ एक आनुवांशिक सामग्री के रूप में मौजूद होता है हमारा वायरस। तो वायरस जो है उसको हम लिविंग ही नहीं मानते, तो फिर लिविंग किंगडम में उसको क्लासिफाई क्यों करेंगे? ये जीवित जो प्राणी है उन जीवित प्राणियों का वर्गीकरण है। तो इसी चीज को आपको याद रखना है एग्जाम में भी कि यह किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा, ना तो यह मोनेरा में आएगा, ना प्रोटिस्टा में आएगा, और ना ही ये आपको आएगा फंजाई में। तो वायरस किसी भी श्रेणी में नहीं आता इसमें। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, किंगडम प्लांटेई की बात करते हैं। किंगडम प्लांटेई का आप सभी को मालूम है बहुत ही सिंपल सा काम है कि जो यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव जो है उन सभी को बोला जाता है किंगडम प्लांटेई में। किंगडम प्लांटेई के बारे में आप देखो, जो भी हमारे पास पौधे हैं जिनका एक तरीके से रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम यानी कि जड़ें हैं, तने हैं, वो सभी मौजूद है, उनको प्लांट सिस्टम में रखा जाता है। अब देखो, अब इस पौधों की अगर हम बात करें तो पौधों में हमने एक चीज देखा कि यह यूकैरियोटिक है और क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल है। अलगी की अगर हम बात करें तो अलगी भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन अलगी को फिर भी हम इस प्लांट किंगडम में कई बार इंक्लूड नहीं करते। अब देखो यहां पर एक चीज आपको याद रखना कि प्रोटिस्टा और जो प्लांटेई है वह काफी मिलता जुलता है। जैसे मैंने वहां पे आपको एग्जांपल दिया डाई आटम्स का, तो डाई आटम्स को कई बार किंगडम प्लांटेई में कुछ लोग बांट कर रखते हैं और कुछ लोग इसको प्रोटिस्टा में रखते हैं। ठीक वैसे ही अलगी है, अलगी जो है इसको भी कई बार प्लांट में गिना जाता है और कई बार इसको प्रोटिस्टा में गिना जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है ना वो फिक्स बाउंड्री नहीं है, कई बार इधर से उधर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो वर्गीकृत करते हैं। अब पहला एक चीज ये समझो कि इसके वर्गीकरण में कोई ऐसा फिक्स बाउंड्री क्यों नहीं हो सकता। देखो जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी जीव जंतु जो इवॉल्व हुए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, या पूरा उनका जो एक तरीके से आप देख सकते हो कि पूरी जो इवोल्यूशन हुई है, पूरी जो सृष्टि की जो संरचना है, उसमें आप देखोगे कि पहले स्टार्टिंग में कुछ बैक्टीरिया ही तो रहे होंगे ना,
और उन्हीं बैक्टीरिया से हमारे पास धीरे धीरे बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो आने स्टार्ट हुए। ऐसा नहीं कि पहले एक ही साथ में प्लांट, एनिमल और सभी आ गए, नहीं, इसी में से कुछ बैक्टीरिया रहे होंगे, उन्हीं बैक्टीरिया का धीरे धीरे एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ, उनके इवोल्यूशन से फिर हमें प्रोटिस्टा मिला होगा, उसी में कुछ जो है वो फंजाई मिला होगा, और उसी में से कुछ धीरे धीरे डेवलप करके प्लांट बनते चले गए। तो ऐसा नहीं कि ऊपर से रॉकेट से प्लांट को लाया गया, सबका इवोल्यूशन जो है वो एक तरीके से ही हुआ है, एक बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ होगा, और बैक्टीरिया से धीरे धीरे करते करते आज जो हमें अलग अलग तरीके के जीव जंतु दिखाई देते हैं वो सभी मौजूद हैं। तो इवन जब हमारी जो उत्पत्ति है तो हमारे सबसे पहले जो एंसेस्टर रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रहे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रहे होंगे। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुई इवोल्यूशन की, और फिर वहीं से इवोल्यूशन होते होते अलग अलग जीव जंतुओं जो है उनका उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए प्रोटिस्टा और प्लांटेई, तो प्रोटिस्टा में से ही कुछ जो मान लेते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते गए, उसी ऑटोट्रॉपिक में से कुछ जो है वो कन्वर्ट हो गए होंगे प्लांट के रूप में, जिनका स्ट्रक्चर और बड़ा हो गया होगा। तो ये आपस में लिंक है, इसीलिए कई बार क्या होता है कि अलगी को इधर भी क्लासिफाई कर दिया जाता है, कई बार उधर भी भेज दिया जाता है। अब देखो किंगडम प्लांटेई के बारे में जनरली क्या बोला जाता है, जनरली ये है कि इसमें क्लोरोफिल युक्त होंगे, यानी इसके अंदर में क्लोरोफिल मौजूद होगा, और यह फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होंगे। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में यह सक्षम होते हैं, इसीलिए इनको हम किंगडम प्लांटेई में रखते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कीट भक्षी होते हैं, यानी इंसेक्टिवोरस होते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे आपको दिखाई देंगे, कुछ ऐसे भी आपको पेड़ पौधे जो है वो दिखाई देते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कीट भक्षी होते हैं। जैसे कि वेनस फ्लाई ट्रैप, एक पौधे का नाम है वेनस फ्लाई ट्रैप। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट जो है वो आपके जग या मग जो होता है, जग के आकार का होता है, इसलिए उसको पिचर प्लांट बोला जाता है। और उसी के अंदर में कोई कीड़ा एक बार चला गया तो उसको फिर वो खत्म कर जाते हैं। तो पिचर प्लांट हो गए, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वह कीट भक्षी भी होते हैं। तो अब ये कीट भक्षी हो गए, तो फिर हम इनको प्लांट क्यों बोल रहे हैं? प्लांट का तो मतलब है कि वो क्लोरोफिल युक्त है और उनके पास खुद का भोजन बनाने की क्षमता है। तो जब खुद की भोजन बनाने की क्षमता है तो उसके बाद वो फिर इंसेक्टिवोरस क्यों हो गए? अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है कि यह जो प्लांट कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा होगा। ग्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए? पोषक तत्व। कहीं ना कहीं प्लांट जो है, प्लांट जहां पे भी उग रहे होंगे, जहां पे भी प्लांट का ग्रोथ हो रहा होगा, वहां पे उनको पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो उन जगहों पर उग रहे थे जहां पर पोषक तत्वों की कमी थी, जहां पे पोषक तत्व उनको पूर्ण मात्रा में नहीं मिल रही थी। तो जहां पे उनको पूर्ण मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहा था, तो धीरे धीरे वो इवॉल्व होते गए। अपने अंदर में उन्होंने चेंज लाना स्टार्ट किया कि देखो हमें खाना तो मिल नहीं रहा, प्रकाश संश्लेषण कहां से करें जब पोषक तत्व ही ना हो, जब पानी ही ना मिले, प्रॉपर अमाउंट में पोषक तत्व ही ना मिले, न्यूट्रिएंट्स ना मिले ग्राउंड से, तो फिर हम कहां से ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? तो धीरे धीरे उनके अंदर में एक क्षमता थी कि हम बचे रहेंगे, सर्वाइवर वाली क्षमता जो है वो उनमें थी। और इसी के कारण उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मॉडिफाई करते करते वह कीट भक्षक होते चले गए, अपने आप को बदला, और आज के समय में वह फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कीट भक्षण भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अभी भी उनको न्यूट्रिएंट मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, तो वह जो अलग अलग वह फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो है उसको भी करेंगे, और साथ ही साथ अपनी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो भोजन की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी भोजन की जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए वह कीटों का यानी कि कीड़े मकोड़े का भक्षण भी करेंगे, कीड़े मकोड़े को भी खाएंगे। तो ये कहानी होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट की। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसा नहीं कि वो आप उसके पास जाएंगे तो आपको खा जाएगा, ऐसा नहीं है। वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, मनुष्यों को कोई खतरा नहीं है कीट भक्षी प्लांट से। उन कीट भक्षी जो पौधे हैं उनको मनुष्य से खतरा हो सकता है क्योंकि बहुत ही अच्छा दिखते हैं। अब जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप या फिर आप पिचर प्लांट को देखोगे, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, तो उनको खतरा मानवों से हो सकता है, मानवों को उनसे कोई खतरा नहीं है। बल्कि उनको और क्यों खतरा है, क्योंकि ये जो कीट भक्षी जो प्लांट है,
जो कीट भक्षी पौधे हैं उनके अंदर में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो मानवों के शरीर में होने वाले कई रोगों के उपचार में इस्तेमाल किया जा सकता है। मानवों के शरीर के अंदर होने वाले कई रोगों के उपचार में उनका इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पे उनका टेस्ट इसलिए भी किया जा रहा है कि उनका इस्तेमाल कैंसर को रोकने के लिए किया जा सकता है या नहीं, इस पर भी अभी रिसर्च जो है, शोध जो है वो चल रहा है। तो ये कीट भक्षी प्लांट होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं। इनको क्योंकि पोषक तत्व नहीं मिल रहा था, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे थे, तो वो अपने आप को बदलते चले गए। और यह बदलने की प्रक्रिया एक दिन या एक जन्म में नहीं होती। यह जो बदलने की प्रक्रिया है वो हजारों हजारों सालों के अंदर होती है। तो आप ऐसा मत सोचना कि इस कीट भक्षी प्लांट को अगर हमने एक बार पूरा खाना पीना दे दिया, सारे पोषक तत्व दे दिए, तो अगला जो इनका जनरेशन आएगा वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा, वह कीट भक्षण नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। प्लांट को इवॉल्व होने में कई हजारों हजारों साल लग जाते हैं। तो एक साल के अंदर में यह चेंज नहीं आता, या 2 साल, 100 साल, 50 साल, 200 साल के अंदर में यह बदलाव नहीं आता। इस बदलाव को आने में कई हजारों हजारों साल लगते हैं। आनुवांशिक रूप से उनमें परिवर्तन होता है। तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है आपको। पौधों की कोशिकाओं में यूकैरियोटिक संरचना होती है, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, ये सभी चीजें होती है। प्लांट सेल हमने पहले भी पढ़ा था, तो आपको ये सारी चीजें तो मालूम है ही। ये प्लांट के अलग अलग प्रकार हैं जिसको आप देख लेना, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को आपको मालूम है, किंगडम एनिमेलिया मीन्स हर एक जानवर जो आपको दिखता है, इंक्लूडिंग मनुष्य। मनुष्य भी एक जानवर है, सिर्फ सोशल एनिमल नहीं, मनुष्य एग्जैक्टली एक जानवर ही है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मनुष्य को जानवर की श्रेणी में ही रखा गया है। जानवर उनको बोलते हैं, या जो जो एक तरीके से आप बोल सकते हो किंगडम एनिमेलिया या जानवर जो जगत है उसमें उनको रखा जाता है जो दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। जानवर होने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी की हत्या कर रहा है तो उसको हम जानवर बोलते हैं। जानवर का मतलब उन सभी जीवों को बोला जाता है जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। कुछ उसमें पौधों पर निर्भर होते हैं, कुछ अलग अलग एनिमल्स पे या कुछ दूसरे जानवर पर निर्भर होते हैं। तो मनुष्य को भी जानवर की श्रेणी में ही रखा गया है। तो आपके आसपास में जो भी दिखते हैं, जैसे बेंग हो यानी कि मेढक हो, या आपको कीड़े मकोड़े जो दिखाई देते हैं वो हो, या फिर आपके आसपास में चिड़िया दिखाई दे रही हो, हाथी दिखाई दे रहा हो, शेर दिखाई दे रहा हो, बाघ दिखाई दे रहा हो, बिल्ली दिखाई दे रही हो, मनुष्य दिखाई दे रहा हो, वो सभी का एक ही किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। यह परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। परपोषी और परजीवी दोनों में अंतर होता है। परपोषी मीन्स दूसरे पे निर्भर रहने वाला, परजीवी मीन्स दूसरों के अंदर में या उसके ऊपर जो मौजूद होता है, जिसको हम इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं। तो यह परपोषी मतलब दूसरे पर निर्भर होना खाने के लिए। तो हम या तो दूसरे किसी प्लांट पे या दूसरे किसी एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो इसी के लिए मनुष्यों को भी परपोषी कहा जाता है और जानवर कहा जाता है। अब देखो, इनका एक और खास बात क्या है कि जो एनिमल है, एनिमल की एक खास बात क्या है कि वह खाना पूरा ग्रहण करते हैं। पहले वो पूरा खाना ग्रहण करते हैं और फिर उसको अपने बॉडी के अंदर में, उनके जो आंतरिक गुहा है, जो इंटरनल कैविटी है, उसमें उसको पचाने का काम करते हैं। जैसे मान लो आप कुछ भी खाना खाना होता है तो ऐसा करते हो आप कि सिंपली उस खाना को खाते हो। खाना को खाने के बाद वह आपके बॉडी के अंदर जाएगा, आपके पेट में जाएगा, इंटेस्टाइन्स में जाएगा, और फिर वहां पे उसको पचाने की क्रिया होती है। तो जो भी जानवर होते हैं उनको आप देखना, वो पूरा एक उनका होलोजोइक, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक माध्यम है न्यूट्रिशन लेने का, कि वो पूरा खाना कंज्यूम करते हैं और खाना उनके बॉडी के अंदर में ही पचता है। तो यह किंगडम एनिमेलिया का लक्षण होता है। चलिए, तो आई होप इन सभी को क्लियर है। अब बाकी सभी चैट्स आप लोगों का चल रहा है बस पढ़ाई को छोड़कर। आई थिंक आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैट बॉक्स दे देना चाहिए जिसमें आप लोग दिन भर बातें करते रहो। साइंस में कौन सी कहानी होती है?
मानव जो है वो एनिमेलिया किंगडम में आता है, ठीक है। देखो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, या प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, आप पहला सेशन देखो, पहले सेशन के स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को जो डाउट होगा उसके लिए आपके पास गूगल फॉर्म सेंड कर दिया जाएगा, उस पर आप अपने डाउट लिखकर भेज देना, क्योंकि इसमें वैसे भी आपके डाउट जो है वो दिख नहीं पाते, इतने लोगों के मैसेजेस होते हैं, तो डाउट नहीं मिल पाता। और पीडीएफ जो है अभी क्लास खत्म होने के साथ साथ मैं भेज दूंगा, तो आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं फिर इस क्लास के बाद, और फिर आप लोग फिर बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच और टेक केयर, फिर मिलते हैं कल और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं।